ठीक है जी। गॉस का प्रमेय पिछले बार हम लोग पढ़े थे क्या चीज? विद्युत फ्लक्स। पिछले बार क्या पढ़े थे? विद्युत फ्लक्स पढ़े थे। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? फाई से सूचित करते हैं ना। फाई बराबर क्या होता है? ई डॉट ए। तो इसका परिभाषा में हम लोग चर्चा किए थे, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? हाँ, कुल विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के का अदिश गुणनफल होता है। ठीक है ना जी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं जी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं। कई बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही विद्युत क्षेत्र भी कह दिया जाता है। समझ गया ना। तो तीव्रता नहीं बोल करके केवल विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में थोड़ा अंतर है, जो कि स्टार्टिंग में परिभाषा लिखाए हैं ना। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर है। विद्युत क्षेत्र क्या है? वो एक जगह है, वो एक क्षेत्र है जहां पर कि किसी भी आवेश को रखते हैं तो वह आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, वो विद्युत क्षेत्र हुआ। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जिसको ई से सूचित करते हैं। और वो क्या होता है? एकांक धन आवेश पर कितना बल लगा, उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर एफ बटे क्यू, ये जो हम लोग चर्चा किए थे वो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, विद्युत क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में थोड़ा अंतर है। लेकिन कई बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा बड़ा नाम हो गया, उसको शॉर्ट में केवल विद्युत क्षेत्र ही कह दिया जाता है। फिर वही बात बोल रहे हैं, दोनों में अंतर है थोड़ा सा रे। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर है, लेकिन शॉर्ट में काम चलाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। समझ गया ना। शॉर्ट में काम चलाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। तो फाई बराबर ई डॉट ए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डॉट हटाएंगे तो फाई बराबर क्या हो जाता है? ई ए कॉस थीटा। हम लोग चर्चा किए हैं, इसका इंटीग्रेशन वाला रूप भी देखे हैं। फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन रूप हो गया इसका फ्लक्स का। अच्छा, फ्लक्स से एक चीज हम लोगों को और पता चलता है। फ्लक्स से हम लोगों को और क्या पता चलता है? देखिए जी, मान लो कोई पृष्ठ बना दिए, विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ बना दिए, तो इस पृष्ठ से होकर के कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इसका भी पता हम लोगों को विद्युत फ्लक्स से पता चलता है। विद्युत फ्लक्स क्या बताता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में बने किसी भी पृष्ठ से होकर के कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा है, इस बात का भी पता चलता है हम लोगों को। किससे? फ्लक्स से। किससे पता चलता है? फ्लक्स से। तो फ्लक्स का परिभाषा तो हम लोग चर्चा किए ही है, लेकिन विद्युत फ्लक्स से एक बात का और पता चलता है कि किसी भी पृष्ठ से होकर के कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, इस बात का भी पता चलता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, पिछले बार नहीं लिखाए थे, नोट में लिख लो। विद्युत फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स में ही लिखना, लिखो विद्युत फ्लक्स में। चाची अतो कर देवे, तब आके अतो कर देवे। नोट में लिखो विद्युत फ्लक्स में। लिखो विद्युत फ्लक्स। हाँ, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में बने, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में बने, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में बने किसी पृष्ठ से होकर, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में बने किसी पृष्ठ से होकर
गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को भी बताता है। क्या बोले थे? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में बने किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को भी बताता है। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को भी बताता है ना। चित्र हम लोग ऐसे बना सकते हैं, दो दो को तीरने बढ़िया लग रहा है। मान लो कोई पृष्ठ है ऐसे, तो इसमें कितना क्षेत्र रेखा गुजर रहा है, इस बात का भी पता हम लोग को किससे चलता है ना। तो यदि ज्यादा रेखा गुजरेगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, और यदि कम रेखा गुजरेगा तो फ्लक्स कम होगा। यदि कमे रेखा गुजरे इससे होकर के, हाँ, अगर दो गो चित्र है, बताओ किसमें फ्लक्स ज्यादा, इसमें कि इसमें? इससे होकर के फ्लक्स मान लो फाई ए है, इससे होकर के फ्लक्स फाई बी है, तो कौन बड़ा होगा? फाई ए बड़ा होगा फाई बी। चित्र देख के हम लोग कह सकते हैं किसका फ्लक्स ज्यादा होगा, है ना। तो फ्लक्स से हम लोग को क्या पता चलता है? किसी भी पृष्ठ से होकर के कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, इस बात का भी पता चलता है। इस बात को अंग्रेजी में भी दिखा देते हैं। Electric flux also tells us about the number of electric field lines crossing through a surface. तो electric flux also tells us about the number of electric field lines crossing through a surface. ये भी हम लोग को पता चलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो अब हम लोग गॉस का प्रमेय पे चर्चा करेंगे, गॉस थ्योरम पे चर्चा करेंगे। गॉस थ्योरम में एपिस्ट्रोफी एस भी लगाना है, 3 गो एस है अंग्रेजी में, एपिस्ट्रोफी एस भी है। देखिए जी, गॉस प्रमेय क्या बताता है? गॉस प्रमेय किसी भी बंद तल से होकर के या बंद पृष्ठ से होकर के कुल विद्युत फ्लक्स निकालने का एक तरीका बताता है। गॉस का प्रमेय क्या बताता है? गॉस का प्रमेय क्या बताता है? किसी भी बंद पृष्ठ से होकर के कुल विद्युत फ्लक्स निकालने का एक तरीका बताता है। क्योंकि विद्युत फ्लक्स क्या होता है? E डॉट ए होता है, लेकिन कई बार वो करना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन गॉस का प्रमेय क्या कर देता है? विद्युत फ्लक्स निकालना बहुत आसान बना देता है। गॉस का प्रमेय क्या कर देता है? विद्युत फ्लक्स निकालना बहुत आसान कर देता है। विद्युत फ्लक्स निकालने का बहुत आसान तरीका बताता है कौन? गॉस का प्रमेय। ठीक है जी। तो गॉस का प्रमेय का क्या महत्व है? इसका ये महत्व है कि ये विद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका बहुत आसान कर देता है। हम लोग इस प्रमेय को लगा करके विद्युत फ्लक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। एक तरफ विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना जी। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट
dA, है ना। तो भारी इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, समझ गया। लेकिन यदि गॉस का प्रमेय लगाएंगे तो हम लोग चुटकी में विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं गॉस का प्रमेय लगा करके। तो यही विशेषता है, यही खासियत है गॉस के प्रमेय का। हाँ, ऐसे चुटकी बजाएंगे निकल जाएगा गॉस का प्रमेय लगा करके, ठीक है ना। तुम लोग भी चुटकी बजा के निकाल लेगी ऐसे, बस निकल गया गॉस का प्रमेय, ठीक है जी। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, सुनो। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से, गॉस के प्रमेय के लिए जरूरी है कि तल कैसा होना चाहिए, बंद तल। गॉस के प्रमेय में तल कैसा होगा, बोलो, बंद तल। गॉस के प्रमेय में तल कैसा होगा जी, बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। जैसे खुला तल का मतलब ऐसे, ये खुला तल हो गया, समझ ना, ये खुला है ना ऊपर से, खुला नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बंद तल। गॉस के नियम का ये शर्त है कि तल कैसा होना चाहिए, बंद तल। तो किसी बंद तल से, जैसे ये बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित, ये तल है, तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का, तल के भीतर जो होगा कुछ विद्युत आवेश होगा, मान लेते हैं इसके अंदर Q विद्युत आवेश है, तल के भीतर क्या है, कुछ Q विद्युत आवेश है। तो तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है ना, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। एप्सिलॉन का मतलब पता ही है, जहां एप्सिलॉन मुक्त आकाश की परावैद्युतता है, कोई दिक्कत नहीं। तो गॉस का प्रमेय क्या है, एक गणितीय रूप है जी, ये क्या है, गणितीय रूप है, ये एक गणित है, देखो ना, 1/एप्सिलॉन गुना, गुना भागा सब कुंजी में होता है गणित में। तो ये एक गणितीय प्रक्रिया है, क्या निकालने का, फ्लक्स निकालने का, समझ गए। अब इसका विशेषता लिख लो, ये लिख लिया, इसको अंग्रेजी में लिखा देते हैं। According to Gauss theorem, total electric flux through a closed surface, surface कैसा लेना है, closed. According to Gauss theorem, total electric flux through a closed surface is equal to 1/epsilon O times the 1/epsilon O times the total charge present inside the surface. So according to Gauss theorem, total electric flux through a closed surface is equal to 1/epsilon O times the total charge present inside the surface. इसका गणितीय सूत्र लिख लेंगे, इसका गणितीय सूत्र होता है फाई बराबर, देखो कितना चुटकी में आएगा, देखो
फ्लक्स निकालना है, चुटकी बजाओ, आ गया फ्लक्स, आ गया। फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, खत्म कहानी। फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, यही इसका गणितीय सूत्र है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन। फ्लक्स को हम लोग फाइव से सूचित करते हैं, क्यू तो ये आवेश है जो तल के भीतर है, और एप्सिलॉन तो पते है, मुक्त आकाश की परावैद्युतता। कहीं इंटीग्रेशन विंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, क्यू बटे एप्सिलॉन कर देंगे, हो गया। समझ गया? अब यही फॉर्मूला को देखो, यही फॉर्मूला को शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो बात लिखल है ना, उसी को फॉर्मूला में लिख दिए। देखो पढ़ो, विद्युत क्षेत्र में, ये सब तो फालतू शब्द सब है, वो तो खाली परिभाषा को बड़ा लमराना है, तो उसमें शब्द सब भरेगा कि नहीं, तभी ना लमराएगा। तो वही सब लमराने वाला सब है विद्युत क्षेत्र में, तो कोनो काम ही नहीं है। किसी बंद तल से होकर कोनो काम ही नहीं है, ये सब अंग्रेजी हिंदी का शब्द सब है। गुजरने वाला, सब गुजरते रहता है ऐसे ही, गुजरने वाला, ये सब का कोनो काम नहीं। हाँ, अब इसका काम है कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तल के भीतर इस सब का कोनो काम नहीं है, ऐसे ही सब कुल। हाँ, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश आ गया का एक बटे एप्सिलॉन गुना, एक बटे एप्सिलॉन गुना, खत्म कहानी, बाद बाकी फालतू सब है। ठीक है जी। तो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, विद्युत आवेश का एक बटे एप्सिलॉन गुना होगा, यही बात को लिखा है परिभाषा में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अब यहां लिखेंगे इसका महत्व क्या है, लिखो महत्व, गॉस के प्रमेय का क्या महत्व है, लिखो अंग्रेजी में इंपॉर्टेंस, महत्व अंग्रेजी में इंपॉर्टेंस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। लिखो महत्व, लिखो लिखो, इस प्रमेय का उपयोग, इस प्रमेय का उपयोग करके, इस प्रमेय का उपयोग करके, इस प्रमेय का उपयोग करके विद्युत फ्लक्स, इस प्रमेय का उपयोग करके विद्युत फ्लक्स बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रमेय का उपयोग करके विद्युत फ्लक्स बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रमेय का उपयोग करके विद्युत फ्लक्स बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। एक और इसका महत्व है, इस प्रमेय का उपयोग, हाँ हाँ, इस प्रमेय का उपयोग इस प्रमेय का उपयोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रमेय का उपयोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रमेय का उपयोग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे इसका इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस पहला नंबर, इट इज यूज्ड टू it simplifies the calculation of
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला इसका महत्व क्या हो गया कि यह सिंप्लीफाई कर देता है, सिंप्लीफाई मतलब आसान कर देता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को ये क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है, आसान कर देता है। इसका पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा, इट इज यूज्ड टू, या इट इज ऑल्सो लगा दो, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका को आसान कर देता है। और दूसरा, इट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी फोन जो आया, अब पता नहीं आजकल का लोग सब मेरे नाम पे कुछ मंगा लेता है, 5,000 रुपया का सामान मंगा लिया, पेमेंट कर भी नहीं किया है। हम तो कुछ मंगाई भी नहीं किए हैं। कौन मेरे नाम पे मंगा लेता, 5,000 रुपया हम ही को देना पड़ेगा, हम काहे देंगे। हम बोले रुक जाइए, कंफर्म करने दीजिए कौन मंगाया है। आए दिन मेरे नाम पे पार्सल आते रहता है। अगर पे किया रहता तो मंगवा लेते, अब 5,000 रुपया हमको देना पड़ेगा, तो क्यों मंगाया है। फ्रॉड है। पहले सामान आएगा तभी ना रे पैसा देंगे, ऐसा थोड़े है। वो सब चीज थोड़े होगा, पहले सामान लेकर के आएगा तभी ना पैसा मांगेगा। हाँ, लेकिन ऐसा बहुत आजकल साइबर क्राइम हो रहा है। तुम लोग को भी मोबाइल लगाती होगी तो बोलता है ना, आजकल पहले वही बोलने लग गया है। तो साइबर रूप से जागरूक होना ये बहुत जरूरी हो गया। गॉस का प्रमेय कुछ काम नहीं आएगा जीवन में, समझ गया ना। तुम्हारा बैंक खाली हो जाएगा, गॉस का प्रमेय पढ़ते रह जाएगा, समझ गया कि। हाँ, गॉस का प्रमेय किस चीज के लिए जरूरी है, केवल 12वीं पास करने के लिए, उतना ही काम आएगा ना गॉस का प्रमेय। उसके बाद कौन पूछता है गॉस के प्रमेय को, क्या समझे। हाँ, ठीक बात है, ये सच्चाई है, कोई पूछेगा गॉस के प्रमेय को, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए तब तक जरूरी है गॉस का प्रमेय याद रखना, ठीक है। लेकिन साइबर फ्रॉड में यदि फंस गए तो तुम्हारा बहुत सारा जो कमाया हुआ संपत्ति है वो एक बार में वो लूट लेगा, अगर साइबर क्राइम में फंस, सिक्योरिटी में फंस गए तो। इसीलिए कोई फोन वगैरह आए तुरंत विश्वास करना ही नहीं चाहिए। अब तो यहां तक हो रहा है कि कोई तुमको फोन कर देगा और जो सबसे तुम्हारा कमजोर पक्ष है उस पर हमला करेगा, बोलेगा, जैसे किसी गार्जियन को फोन करेगा, बोलेगा आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। यहां तक आजकल क्राइम हो रहा है, ठीक है ना। एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से पैसा ट्रांसफर करिए तभी इसका इलाज चालू होगा। अब गार्जियन किसी गार्जियन को फोन करके कह दे कोई कि आपके बेटा का एक्सीडेंट हो गया है ना, आपके बेटा का एक्सीडेंट हो गया है और क्या कहते हैं तुरंत पैसा दीजिए तभी इलाज चालू करेंगे। तो गार्जियन बिना सोचे समझे क्या करेगा, पहले पैसा ट्रांसफर कर देगा, बोलेगा चालू करिए, वो बोलेगा कि हम आते हैं तब चालू करिएगा। नहीं नहीं नहीं, हालत बहुत गंभीर है, जब तक आप आइएगा तो पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, पहले ट्रांसफर कीजिए। इतना ऐसा हो रहा है, इसीलिए किसी कोई भी ऐसा फोन करे उसके बात में तो नहीं फंसना चाहिए, क्या समझे। अब देखो, गॉस के प्रमेय की शर्त, इसका क्या सब शर्त है, अंग्रेजी में कंडीशंस। पहला शर्त है कि तल जो होना चाहिए बंद होना चाहिए। तल क्या होना चाहिए बोलो, बंद तल।
तल बंद होना चाहिए। अंग्रेजी में सरफेस शुड बी क्लोज्ड। और दूसरा यहां ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो आवेश लेंगे वो तल के भीतर जो आवेश है वही लेंगे, तल के बाहर वाला आवेश नहीं ले। केवल तल के भीतर वाले आवेश को, केवल तल के भीतर वाले आवेश को केवल तल के भीतर वाले आवेश को लिया जाता है। ओनली द चार्जेस प्रेजेंट। अच्छा, ये जो चार्ज है, ये चार्ज का मतलब आवेश हुआ। एक तो चार्ज मतलब होता है पैसा भी होता है, नहीं होता है, फाइन चार्ज कर देता है, तो एक चार्ज का मतलब पैसा भी होता है। ओनली द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस इज टेकन। ठीक है, तो इसके उदाहरण में लिखो, तब समझा देते हैं। तो गॉस के प्रमेय की शर्त, दो गो शर्त हुआ। कौन कौन शर्त हुआ बोलो तो? तल बंद होना चाहिए, खुलल तल में नहीं लगेगा। तल क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और दूसरा जो शर्त है, केवल तल के भीतर वाले आवेश को लिया जाता है। मतलब कि यदि गॉस का प्रमेय लगाना है, एगो चार्ज अंदर में दिया है और एगो चार्ज यहाँ बाहर में रख दिया, तो बोलेगा फ्लक्स बराबर क्या होगा? तो कुछ लोग कर देगा है दो गो चार्ज है तो क्यू जोड़ क्यू बट्टे एप्सिलॉन हो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये है बाहर, बाहर वाले आवेश को नहीं लेना है, केवल भीतर वाले आवेश को लेना है। तो यहाँ पे फाई बराबर क्या होगा? केवल क्यू बट्टे एप्सिलॉन हो। केवल अंदर वाले भीतर वाले आवेश को लेंगे, बाहर वाले आवेश को नहीं लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगर भीतर में 3-4 गो आवेश दे दे, अगर ऐसे दे दे तल, तल जो है कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो चलेगा, केवल बंद होना चाहिए। इसके अंदर दे दिया मान लो Q1, Q2 माइनस Q3, Q4, Q5, बहुत सारा आवेश दे दिया। बोला कि अब बताओ इस तल से होकर के फ्लक्स कितना होगा, तो सीधे गॉस का प्रमेय लगा देंगे। फाई बराबर कुल अंदर में कितना आवेश है? Q1 है, और क्या है? Q2 है, और क्या है? माइनस में Q3 है, Q4 Q5 तो बाहर है, नहीं लेंगे, बट्टे में। समझ गया बाबू? लिख लो। गॉस का प्रमेय मतलब गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ठीक है जी। तो गॉस थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कोई सतह है, ठीक है ना, ये क्या है? कोई सतह दिया है, ठीक। इसके अंदर एक आवेश रखा गया है Q।
इसके अंदर एक आवेश रखा गया है Q, और इस सतह पे हम लोग बहुत ही एक छोटा सा सतह मान लेते हैं ds, एक छोटा सा सतह मान लेते हैं ds। फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट ds होता है ना, लिखा है कि नहीं, फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। तो यहां हम लोग एक बहुत छोटा सा सतह मान लिए ये ds, ठीक है जी। अब इस Q आवेश के कारण यहां ds पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस दिशा में होगा, ये दूरी हम लोग मान लेते हैं r है, दूरी क्या है r, और यहां पर विद्युत क्षेत्र मान लिए E वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां लिखिए, यहां कुछ लिखा देते हैं, लिखो पहले। ये चित्र बनाओ फिर लिखाते हैं, लिखो। लिखो, लिखाते हैं जी, लिखो। माना कि, लिखो, माना कि आवेश Q, माना कि आवेश Q दिए गए सतह के, दिए गए सतह के भीतर रखा गया है, दिए गए सतह के भीतर रखा गया है। सतह के पहले बंद लगा दो, दिए गए बंद सतह के, सतह के पहले बंद लगा दो, सतह बंद होना चाहिए गॉस के नियम में, तो दिए गए बंद सतह के भीतर रखा गया है। चित्र में एक बहुत ही छोटा सतह ds दर्शाया गया है। चित्र में एक बहुत ही छोटा सतह ds दर्शाया गया है। चित्र में एक बहुत ही छोटा सतह ds दर्शाया गया है। चित्र में एक बहुत ही छोटा सतह ds दर्शाया गया है, जिसकी आवेश Q से दूरी r है, जिसकी आवेश Q से दूरी r है, जिसकी आवेश Q से दूरी r है। तो जब भी लिखेंगे ना, जैसे लिखेंगे आवेश, तो Q को ना ऐसे ऐसे दे देना, ऐसे ब्रैकेट में आवेश Q, फिर लिखेंगे से दूरी, जहां जहां लेटर लिखा है वहां वहां ऐसे लिख दो, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। आवेश Q से दूरी r है, जहां जहां लेटर है ना वहां वहां इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। ठीक है जी। आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण जहां जहां पे लेटर है वहां वहां इन्वर्टेड कॉमा दे देना है।
आवेश Q के कारण सतह ds पर विद्युत क्षेत्र, आवेश Q के कारण सतह ds पर विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र E है। विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, अब एक चीज यहां सब चीज बता दिए, Q क्या है, R क्या है, सब बता दिए, DSE बच गई, डी ओमेगा क्या है, लिखो इसके बारे में। सतह ds के द्वारा, हाँ सतह ds के द्वारा, सतह ds के द्वारा आवेश Q, आवेश Q पर बनाया गया ठोस कोण, बनाया गया ठोस कोण, ये ठोस कोण एक नया चीज आ गया, इसको चर्चा करेंगे इस पर। अंग्रेजी में ठोस कोण को सॉलिड एंगल कहते हैं। सतह ds द्वारा Q पर बनाया गया ठोस कोण क्या है जी, डी ओमेगा, डी ओमेगा है, डी ओमेगा है। ठीक है जी, अब इसी बात सबको अंग्रेजी में लिख लेंगे। लिखो, लेट ए चार्ज Q is placed inside a let a charge Q is placed inside a closed surface. Let a charge Q is placed inside a closed surface. Q is placed inside a closed surface. An infinitesimally small element ds is shown in the an infinitesimally small element ds is shown in the figure. Distance of charge Q from element ds is r. ये डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया। डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल, डी ओमेगा को क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे।
सॉलिड एंगल क्या होता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एलिमेंट ds at charge q। हो गया। अब देखो इस ds से होकर के हम लोगों को कुल फ्लक्स लिखना है। इधर लिखते हैं सतह ds से होकर फ्लक्स क्या होगा, सतह ds से होकर फ्लक्स होगा डी फाई बराबर ई डॉट ds होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सतह ds से होकर फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डॉट ds। डी फाई बराबर ई गुना ds, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा। अब यहां पर E और ds के बीच में कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री। कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ds का मतलब होता है एरिया, ds का मतलब क्या है एरिया, और एरिया का जो दिशा होता है वो भी बाहर की तरफ होता है। तो ds की भी दिशा किधर है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, है ना। देखो E और ds दोनों सेम ही दिशा में है, तो थीटा का मान कितना हो गया 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है रे 1, कोई दिक्कत नहीं। तो डी फाई बराबर हो गया E गुना ds, ठीक है। तो पूरे सतह से होकर के कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, पूरे बंद सतह से होकर, पूरे बंद सतह से होकर, इसको कल सबसे बोर्ड पर सिद्ध करवाएंगे, एक एक करके बुलाएंगे यहां सिद्ध करवाएंगे। हाँ कल नहीं आएगा, अच्छा कौन होगा, अंतरिक्ष चला जाएगा अंतरिक्ष में, ठीक है ना। तो एक परिभाषा बना देंगे, है ना, किसी परीक्षण विद्यार्थी को अंतरिक्ष से क्लासरूम तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं जी, पूरे बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स। इसके लिए क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। कहा रे, हाँ इंटीग्रेशन में बलिया पहना दिए, इंटीग्रेशन में ऐसे बलिया।
यहां लिख देते हैं समीकरण 1। सब लोग लिख लिया यहां तक? इस सब को अंग्रेजी में लिख देना, पूरे बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। अब बताओ इस Q आवेश के कारण यहां ds पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? आवेश Q के कारण ds पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा जी? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिखवाए थे तुम लोगों को, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बोला E बराबर क्या होता है? Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, नहीं बताए थे? तो आवेश Q के कारण ds पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब E क्या हो जाएगा? E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो E का मान समीकरण 1 में रख देंगे। विद्युत क्षेत्र E का मान कहां रख देंगे? समीकरण 1। में रखने पर रखिए तो ये सब अंग्रेजी लिख लेगा ना उज्जवल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1। आवेश Q के कारण ds पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q ऑन ds। E का मान रख दिए Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर गुने में क्या था? ds। इलेवेंथ क्लास में जब इंटीग्रेशन पर बताते थे तो कान से धुआं निकलता था, अभी कौन सी हुआ? अब धुआं निकले तो निकले। अंजलि को धुआं निकलता था, हाँ तो निकले धुआं। अच्छा देखो यहाँ पे इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह तो ऐसा होता था, इसमें ई क्यों कर दिए हैं? है ना, इंटीग्रेशन में ई काहे लगा दिए ऐसे? ऐसा इसीलिए किए हैं, ये जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह है ये बता रहा है कि सतह जो होना चाहिए बंद होना चाहिए। समझ गया ना? ये चिन्ह क्या बता रहा है? ऐसे इंटीग्रेशन, और ये लगा दिए मतलब सतह बंद होना चाहिए, इसीलिए लगा। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। ये बंद सतह को दर्शाता है, ये गोल गोल क्या दर्शाता है? बंद सतह को दर्शाता है, इसीलिए यहाँ गोल गोल दिए। गॉस के नियम में शर्त था कि सतह बंद होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन का नियम है, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो,
Q और 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बच गया ds, नहीं 4 पाई को भी अंदर रहने देते हैं, 4 पाई का काम है ऐसे। अब देखो ये Q बटे एप्सिलॉन तो दिख गया, ये सबको हटाना है, फाई बराबर हमको क्या लाना है, Q बटे एप्सिलॉन, मतलब ये सबको हटाना है यहाँ से। कैसे हटाएंगे देखो, इसके लिए हम लोगों को अब ये डी फाई का उपयोग करेंगे। अभी तक हम लोग डी फाई का उपयोग किए हैं नहीं ना, किए हैं, लिखेंगे। हम जानते हैं कि, वैसे तुम लोग नहीं जानता है लेकिन फिर भी लिख दो, हम जानते हैं कि डी ओमेगा बराबर डी एस बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं ना जानता था, लेकिन फिर भी लिखो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि डी फाई बराबर डी एस बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर। यहां डी फाई क्या है जी, डी ओमेगा क्या है बोलो, ठोस कोण। इसको क्या कहते हैं, ठोस कोण। ठोस कोण बताएंगे क्या होता है। तो फाई बराबर हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन और इंटीग्रेशन के अंदर बन जाएगा ये ठोस कोण। यहां लिख देंगे अतः, है ना, अतः ये हमारा हो गया। एक मिनट रुको, 4 पाई को जो है ना बाबू यहां से हटाना पड़ेगा, ये 4 पाई हटा, मिटा दो मिटा दो, नहीं मिटेगा, मिटाओ मिटाओ जल्दी से, 4 पाई को बाहर लिखो, मिटा दो 4 पाई मिटा दो, हाथ से ऐसे करो ना मिट जाएगा। देखो हम मिटा देते हैं, देखो तुम लोग भी मिटा दो हाथ से। नहीं यहां तो लगी भाई, यहां से मिटाना था, यहां से मिटाओ, यहां से बाहर रहेगा, 4 पाई को बाहर रखो। कोई दिक्कत नहीं, ds बटे आर स्क्वायर की जगह क्या रख दिए, डी ओमेगा, ds बटे आर स्क्वायर की जगह रख दिए डी ओमेगा। अब यहाँ एक तो चीज हम लोग जानेंगे, क्या चीज हम लोग जानेंगे कि देखो ये जो डी ओमेगा बना है ये ds सतह के कारण बना है। अब इसका यदि हम पूरे सतह पर इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे बंद सतह के कारण अंदर वाले बिंदु पर बना ठोस कोण का मान होता है 4 पाई। क्या होता है, 4 पाई। जैसे देखो एक सौ बात बताते हैं तुम लोगों को, ठोस कोण तुम लोगों के लिए नया चीज है। बताओ ये एक वृत्त है, क्या है ये, वृत्त है। वृत्त के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को हम लोग पाई की भाषा में क्या कहते हैं, 2 पाई। रे क्या बोला पाई भाई, 2 पाई। 360 डिग्री को पाई की भाषा में क्या कहते हैं, 2 पाई। तो किसी भी वृत्त के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, लेकिन ये होता है वृत्त के द्वारा। यहां जो हम लोग लिए हैं ये वृत्त नहीं है, ये गोला है, ये 3 डायमेंशनल चीज है गोला। और 3 डायमेंशनल चीज जो कोण बनाता है उसी को ठोस कोण कहते हैं। देखो ठोस कोण हम अभी तुम लोग को बना के दिखा देते हैं। झालमुरी खाया है, झालमुरी, झालमुरी खाया है रे, अंतिम बार कब खाया था, है याद नहीं है। अच्छा कल एक तो दुकान लगवा देते हैं झालमुरी का। तो झालमुरी कैसे दिया जाता है, ऐसे ऐसे बना के दिया जाता है ना। देखो झालमुरी है, इसमें झालमुरी नहीं है, खाली कागज चेट हो रहा है, इसमें झालमुरी नहीं दिखे।
बन गया झालमुड़ी। अब ठोस कोण क्या होता है, देखो इसके अंदर जो कोण बना है यही ठोस कोण है। इसके अंदर जो कोण बना है, अंदर से जो कोण है उसी को क्या कहते हैं, ठोस कोण। तो ठोस कोण क्या होता है बोलो, झालमुड़ी के अंदर जो कोण बनता है उसे ठोस कोण कहते हैं। कोई पूछेगा परिभाषा बोल देगा ना, ठोस कोण किसे कहते हैं, झालमुड़ी के अंदर जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। अच्छा देखो ये जो कोण है थोड़ा गोल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जीतू कैसा दिख रहा है, हाँ एक कोण बनता है त्रिभुज सब में, उस त्रिभुज में जो कोण बनता है वो अलग बनता है और ये कोण थोड़ा अलग है। देखो कोण दो प्रकार का होता है, एक कोण हो गया ये वाला, वैसे इसको अगर शेप पूछेगा ये तो देखने में शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है कि नहीं, ये कोण जैसा है ना, कोण जैसा। बर्थडे रहता है तो लोग इसी को ऐसे पहन लेता है, बर्थडे कैप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बर्थडे समय लोग इसी को ना पहनता है ऐसे, ठीक है। तो बर्थडे का जो टोपी रहता है उसमें भी बनेगा ठोस कोण और इसमें भी बना है ठोस कोण। तो ठोस कोण बनता है जो शंकु के आकार का चीज होता है उसमें बनता है ठोस कोण, समझ गया। और एक होता है समतल कोण। तो समतल कोण क्या होता है, त्रिभुज सब में जो कोण बनता है, जैसे ये देखो त्रिभुज, त्रिभुज में जो यहाँ पे कोण बना ये क्या है, समतल कोण। ये देखने में थोड़ा अलग जैसा है ना, एकदम कुछ नहीं, समतल है, एकदम समतल। और जो ठोस कोण होता है वो थोड़ा सा गोल जैसा होता है, जैसे अंदर से जो है, समझ गया, ये ठोस कोण है। तो समझ गया कोण दो प्रकार का होता है, समतल कोण और ठोस कोण। तो जिस प्रकार से किसी भी वृत्त के कारण उसके केंद्र पर कितना कोण बनता है 2 पाई, उसी प्रकार से किसी भी बंद सतह के कारण उसके अंदर कुल ठोस कोण कितना बनता है 4 पाई। यहां लिखो, नीचे लिखो, किसी भी बंद सतह, किसी भी बंद सतह किसी भी बंद सतह के कारण किसी भी बंद सतह के कारण किसी भी बंद सतह के कारण उसके अंदर, किसी भी बंद सतह के कारण उसके अंदर बना ठोस कोण का मान होता है 4 पाई। उसके अंदर बना ठोस कोण का मान होता है 4 पाई। अंग्रेजी में लिखेंगे सॉलिड एंगल सबटेंडेड by a closed surface, solid angle subtended by a closed surface inside it is 4 pi इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन डी फाई है, डी ओमेगा है, इसका मान कितना हो जाएगा 4 पाई। अतः फ्लक्स बराबर क्या हो गया, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन ओ गुने में इंटीग्रेशन का मान कितना हो गया है 4 पाई, 4 पाई 4 पाई कट गया, तो फाई बराबर क्या हो गया Q बटे एप्सिलॉन। यही तो है गॉस का प्रमेय, है ना। यही गॉस का प्रमेय।
किसी घन के केंद्र पर बिंदु आवेश Q रखा है। उस घन, घन का मतलब होता है क्यूब, है ना, घन का मतलब क्यूब। कुल विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात। बताइए जी क्या होगा? किसी घन, घन मतलब होता है क्यूब, के केंद्र पर बिंदु आवेश Q रखा है, तो उस घन से होकर कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। क्या होगा बोलिए तो, क्या होगा? कोई घन है, घन कैसा होगा? जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान, उसी को घन कहते हैं। मान लेते हैं कि यह एक घन है, इसके केंद्र पर, इसके अंदर केंद्र पर कितना आवेश रखा? Q आवेश रख दिया, तो बोला इस पूरे घन से होकर के कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। बहुत आसान है जी, गॉस के नियम से कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q बट्टे एप्सिलॉन होगी। समझ गया ना? इस पूरे घन से होकर के कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q बट्टे एप्सिलॉन हो, क्योंकि घन के भीतर कितना आवेश है? Q आवेश है। तो गॉस के नियम के अनुसार कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q बट्टे एप्सिलॉन। तो इसको अगर लिखना है तो शब्द में ऐसे लिख देंगे, अगर शब्दों में आंसर लिखना है, घन के भीतर, घन के भीतर कितना आवेश है? Q आवेश रखा है। तो गॉस के प्रमेय से, है ना, घन के भीतर Q आवेश रखा है, तो गॉस के प्रमेय से कुल विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? गॉस के प्रमेय से कुल विद्युत फ्लक्स बराबर तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश बट्टे में एप्सिलॉन। हो गया। अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार, वर्गाकार मतलब स्क्वायर सतह के केंद्र से
सतह की अक्षीय रेखा पर केंद्र से a/2 दूरी स्थित क्यू आवेश के, इधर लिख देते हैं बाकी क्वेश्चन, कारण वर्गाकार सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी वर्गाकार किसी वर्गाकार मतलब स्क्वायर सतह की अक्षीय रेखा पर केंद्र से a/2 दूरी पर, है ना, a/2 दूरी पर स्थित q आवेश के कारण वर्गाकार सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा बताओ? आए क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, वर्ग कैसे ये घन कैसे बनाते हैं। एगो वर्ग बनाओ ऐसे, देखो एगो वर्ग बना दिए, ऐसे सुनो ना जी, तुम नया तरीका से सीखो। फिर इसको ऐसे खींचो, फिर इधर से ऐसे खींचो, फिर ऐसे खींचो, ऐसे मिला दिए, फिर थोड़ा मिलानी करके, हाँ, ऐसे बन गया। हाँ। कहीं नहीं बनेगा। अच्छा, तब तुम लोग ई वाला शायद जानता है बनाना, ऐसे ऐसे रखेंगे, फिर बीच में ऐसे रखेंगे, ऐसे जानता है। अच्छा, तब फिर ऐसे मिला देंगे, ई मिला देंगे, ऐसे ऐसे भी बना सकता है, इसके केंद्र में रख दो क्यों, ऐसे भी बना सकता है। ये भी घन है, ऐसे भी घन बना सकते हैं, दोनों प्रकार से। ये क्वेश्चन क्या होगा बताओ जल्दी से। 2 नंबर चित्र कैसे बनाना है जी? 2 नंबर चित्र में भी तुम लोग को बनेगा 2 नंबर चित्र। किसका आंसर है? पहला का यही है रे, Q/ε, और कौन सी? दो का आंसर बोलो, कोई बोलो। चलो देखो बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? वर्गाकार सतह है। वर्ग बुझता है तुम लोग? जैसे घन की तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होता है ना। तो ये एक वर्ग है जिसकी सभी भुजा क्या है? बराबर है, ठीक है।
अब देखो मान लो जैसे ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग हो गया, इस प्रकार ये जो वर्ग रखा है ना इस प्रकार से रखा हुआ है। अब इसके केंद्र से अक्षीय रेखा पर a बटे 2 दूरी पर, यहां पर a बटे 2 दूरी पर एगो चार्ज रख दिया q, है ना, ऐसे करके एक स्क्वायर रखल है, इसके केंद्र से ऊपर यहां पर, है ना, a बटे 2 दूरी पर क्या रखा है, q चार्ज रखा है। समझ गया ना कहा रखा है q चार्ज, ऐसे करके स्क्वायर है, वर्ग है, और यहां से इसके केंद्र से, है ना, इसके केंद्र से a बटे 2 दूरी पर ऐसे ऊंचा यहां पर एक ठो आवेश रख दिया, यहां हवा में, कितना दूरी पर, a बटे 2 दूरी पर, और इस वर्ग की सभी भुजाएं कितनी है, a है, मतलब जितना भुजा है उसका आधा दूरी पर रखा है, इसका ये मतलब है। यहाँ कुछ और नहीं दे सकता था, यहाँ a बटे 2 ही देगा, यहाँ a बटे 3 a बटे 4 दे देगा तब नहीं बनेगा क्वेश्चन, यहाँ a बटे 2 ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। आवेश को कितनी दूरी पर रखा है, a बटे 2 दूरी पर। a बटे 2 का मतलब क्या हुआ कि इसकी भुजा जितनी है ना उससे आधा दूरी पर रखा है, तो कुल फ्लक्स निकालना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे ये जो आवेश रखा है कितनी दूरी पर रखा है, a बटे 2, तो इसको कंप्लीट करके हम लोग एक घन बना सकते हैं, इसको हम लोग पूरा करके एक घन बना सकते हैं। मान लेंगे कि ये जो आवेश है ना उस घन के केंद्र पर रखा है जिसकी सभी भुजा क्या है, a है, तो हम लोग एक घन बना लेते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या है, कौन वाला घन बना है, हम अपना वाला कि तुम लोग वाला, ठीक है जी, घन बन गया, ठीक है ना, ये हमारा वाला घन है। चलो देखो तुम लोग वाला भी घन इसमें दर्शा दे, पौवा सब दे देते, ठीक हो गया ना, पौवा तौवा सब दे दिए। अब मान लेते हैं, देखो ये नीचे वाला सतह हम लोग को दिया था, ये नीचे वाला सतह हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी सभी भुजा क्या है जी, ये तो वर्ग है, नीचे वर्ग बना ना जी, इस वर्ग की सभी भुजा देखो ऐसे घस देते हैं, ये वर्ग हो गया, इसकी सभी भुजा क्या है, a है। अब यहां के केंद्र से कहां पर रखा, a बटे 2 दूरी पर q आवेश रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो q आवेश हो गया इस घन के केंद्र पे हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हो गया रे, क्योंकि इसको a बटे 2 दूरी पर रखे थे, तो ये जो q आवेश हो गया ये कहां पर हो गया बोलो तो, घन के केंद्र पर q आवेश रखा है। यहां अगर a बटे 2 दूरी नहीं देता तो घन के केंद्र पर नहीं आ पाता, यहाँ a बटे 2 दूरी पर दिया है, इसका मतलब ये जो आवेश है एक काल्पनिक घन, ये घन असली में नहीं, हम लोग मान लेते हैं काल्पनिक घन मान लेते हैं, इसको क्या माने हैं जी, एक काल्पनिक घन। क्वेश्चन में ये दिया है केवल वर्गाकार सतह दिया है, इसके a बटे 2 दूरी पर q आवेश, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, काल्पनिक घन मान लेते हैं, और मान लेते हैं इस काल्पनिक घन के केंद्र पर q आवेश रखा है। और यहाँ हमारा मानना गलत नहीं होगा, क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो q आवेश रखा है केंद्र से a बटे 2 दूरी पर रखा है, हमारा मानना गलत नहीं है, सही है, हम मान सकते हैं कि काल्पनिक घन के केंद्र पर q आवेश रखा है। अब गॉस के नियम से क्या हो जाएगा, इस पूरे घन से होकर के, गॉस के प्रमेय से काल्पनिक घन से होकर, काल्पनिक घन अंग्रेजी में इमेजिनरी क्यूब, काल्पनिक घन से होकर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा जी, क्यू बटे कैपिटल क्यू दे दो, यहां कैपिटल क्यू दिया है। अब देखो ये तो काल्पनिक घन से होकर कुल विद्युत फ्लक्स हुआ क्यू बटे एप्सिलॉन हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था,
केवल वर्गाकार सतह से होकर पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? वर्गाकार सतह से। लेकिन यहां हम लोग किसके कारण, किससे होकर फ्लक्स निकाल दिए? पूरे घन से निकाल दिए जी। लेकिन क्वेश्चन में तुमसे पूछा था किससे निकालने? केवल इस सतह से हमको निकालना था, निकालना था सतह से, और निकाल दिए किससे? घन से। ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब तो निकालना पड़ेगा सतह से होकर। अब सतह से होकर के कैसे निकालेंगे? तो देखो, इस घन में कितना सतह होता है? 6 गो। किसी भी घन में कितना सतह होता है? 6 गो। क्योंकि ये आवेश इस घन के केंद्र पर रखा है, तो सभी सतह से विद्युत फ्लक्स बराबर बराबर बट जाएगा, है ना। सभी सतह से होकर के विद्युत फ्लक्स, बोलो जी, सभी सतह से होकर के विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बराबर बराबर गुजरेगा। तो हम लोग कहेंगे घन के 6 सतह से होकर, घन में कितना सतह होता है? तो घन के 6 सतह से होकर विद्युत फ्लक्स कितना है? घन के 6 सतह से होकर विद्युत फ्लक्स होगा कितना है? क्यू बटे, तो एक सतह से, हमको तो केवल एक सतह से ना निकालना है, तो एक सतह से होकर विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, 6 से भागा कर दें, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन। यही आंसर हो गया। तो एक सतह से होकर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्यू बटे 6 एप्सिलॉन। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं? क्या रे, समझा कि नहीं समझा? यही आंसर होगा। ठीक है जी। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था एक वर्गाकार सतह, इसके केंद्र से अक्षीय रेखा पर a/2 दूरी पर क्यू आवेश रखा है। तो हम लोग क्या मान लेंगे? काल्पनिक घन मान लेंगे, और इस काल्पनिक घन के केंद्र पर रखा गया है क्यू आवेश को। तो हम लोगों को केवल एक सतह से होकर के निकालना है विद्युत फ्लक्स। तो पूरे घन से होकर के विद्युत फ्लक्स होगा क्यू बटे एप्सिलॉन हो, तो एक सतह से होकर विद्युत फ्लक्स हो जाएगा क्यू बटे 6 एप्सिलॉन। लिख लो। देखो, इस बार हम क्या करते हैं, बस थोड़ा सा सोचने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। एक वही वर्ग है, क्या है जी? वर्ग है। इसके एक शीर्ष पर क्यू आवेश रखा है। क्या समझे? सिर पर नहीं, शीर्ष पर एक वर्ग दिया है, वर्गाकार सतह, इसके एक शीर्ष, 4 गो शीर्ष है ना, 4 गो वर्टेक्स है, 4 गो वर्टेक्स है, किसी एक वर्टेक्स पर क्यू आवेश रख दिया, तो इस पूरे सतह से होकर के कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। बताओ जल्दी से। वैसे ही बनेगा, केवल थोड़ा सोचने के लिए दिए हैं। एक लाइन में ऑब्जेक्टिव है, ये आंसर लिख देंगे, लेकिन सोच के बताओ क्या होगा। वर्गाकार सतह के एक शीर्ष पर लो, इसको हम ऑब्जेक्टिव ए बना देते हैं, 4 गो ऑप्शन। देखो, ये क्वेश्चन जो बना लेगा वो कहां पहुंच जाएगा? चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। बताओ क्या होगा? एक वर्गाकार सतह है, उसके एक शीर्ष पर क्यू आवेश रखा है, तो इस सतह से होकर के कुल विद्युत फ्लक्स बताना है। गॉस के नियम से बनेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार से एक काल्पनिक काल्पनिक घन मानना पड़ेगा। यहाँ पे भी इतना हिंट दे दिए, कैसे घन मानना है, क्या मानना है, वो अपने से विचार करो। यदि तुम विचार कर लिया तो तुम एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा, तुम चंद्रमा पर पहुंच जाएगा।
ठीक है, और नहीं विचार किया तो जो है वही रहेगा। समझाने का प्रयास करते हैं। देखो इसका आंसर होगा क्यू बटे 48 एप्सिलॉन। कैसे होगा? क्यूब बटे 48 एप्सिलॉन आंसर होगा। 48 कहां से आ गया? देखो पिछले क्वेश्चन में क्यूब बटे 6 एप्सिलॉन तो आ गया था, 6 आ गया था ना, क्यूब बटे 6, और यहाँ 6 से बढ़कर 48 हो गया। यहाँ कैसे काल्पनिक घन बनाएंगे? देखो हम लोगों को इस प्रकार से घन बनाना है कि ये आवेश केंद्र में आ जाए। जैसे पिछले बार घन के केंद्र पे आ गया था ना, पिछले बार जो क्वेश्चन किए थे, पिछले क्वेश्चन में क्या था? इस सतह से, इस सतह से कितना ऊपर था? a/2 ऊपर था। तो ये आवेश केंद्र पे आ जाए, इसके लिए हम लोग क्या कर दिए थे? केवल एक ठो घन बनाए थे, एक ठो घन बनाए थे जिसका भुजा क्या था? ए भुजा का एक ठो घन बना दिए थे, हो गया काम, सलट गया, तो क्यू बटे 6। लेकिन यहां पर एक ठो घन बनाने से काम नहीं चलेगा, हमको इस प्रकार से घन बनाना है कि ये आवेश कहां पहुंच जाए? घन के केंद्र पर पहुंच जाए। तो यहां पर तुमको 8 गो घन बनाना पड़ेगा। कितना घन बनाना है? 8 गो घन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे 8 गो घन? देखो ये थोड़ा तुमको अपने से समझना पड़ेगा, इसको चित्र के माध्यम से हम कैसे दर्शाएं, प्रयास करते हैं। देखो देखो 4 गो घन बनेगा, नीचे से 4 गो घन बनेगा, 4 गो घन बनेगा। कैसे जी? नीचे से 4 गो घन बनेगा, इसके देखो एक ठो घन बना, इसके साइड में एक ठो और घन बनेगा। इतने बढ़िया बना। कथी बोली? इंक दे दे? अच्छा देंगे। केमिस्ट्री में तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट में घन बना करके क्वेश्चन सबने बनाया था वाला। देखो यहां पर जी, यहां पर है क्यू आवेश, 2 गो घन बन गया कि नहीं बन गया? बना ना जी। ये आगे से 2 गो घन बना है, ऐसा ही 2 गो घन इसके इधर पीछे से, देखो ऐसे अस्थिर। देखो हम कहे ना, एक क्वेश्चन समझ जाएगा तो तुम कलाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कलाम बन जाएगा। तो कलाम ऐसे बन जाता है लोग। देखो 4 गो घन बन गया कि नहीं बन गया? चार गो घन बन गया। देखो क्वेश्चन क्या था समझो थोड़ा सा। एगो था ऐसे वर्ग, इसके शीर्ष पर क्यू आवेश रखा था, इसी से हम लोग यहाँ पे 4 गो घन बना दिए कि नहीं? इसी से बना दिए 4 गो घन। अब ऐसा ही 4 गो घन नीचे बना, ऐसा ही 4 गो घन ऊपर बना दो। ये एक मंजिल नीचे, एक मंजिल ऐसा ऊपर। तो तब जो है देखो 4 गो घन नीचे और 4 गो घन ऊपर, ये 8 घन मिला करके ये आवेश केंद्र में हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं जी? देखो ये जो 4 घन है, 4 घन इसके यहाँ इसके ऊपर 4 दे देंगे तो एक बहुत बड़का घन बन जाएगा, जिसके केंद्र में ये क्यू आवेश हो जाएगा। क्या समझे? यदि इसके ऊपर भी हम लोग 4 घन बना दें तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला मंजिल बना दे, है ना? एक ठो मंजिल बना दिए,
ऐसा ही करके यहाँ पे भी बनाओ, यहाँ पे भी बनाओ, यहाँ पे, ये लग रहा है ना केंद्र पे आ जाएगा। क्या रे बाबू, कहाँ छूटा रे पौआ? बना ना जी, आ गया ना केंद्र पे। देखो आया ना केंद्र पे रे। हाँ, तो ये जो क्यू आवेश है, अभी बड़का घन के, अच्छा देखो ये जो बड़का घन बना है, इसकी भुजा क्या हो जाएगी? 2a 2a। इसका लंबाई भी 2a ना हो गया, इसका चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, और इसका ऊंचाई भी क्या हो गया? 2a। तो ये जो 2a 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 का जो बड़का घन बना है, उसके उसके केंद्र पर क्यू आवेश है। अब देखो 8 छोटे घनों से मिलकर, 8 छोटे घनों से मिलकर एक बड़ा घन बना है, जिसकी भुजा क्या हो गई? जिसकी भुजा 2a हो गई। कोई दिक्कत नहीं। इस बड़े घन से होकर कुल विद्युत फ्लक्स, इस बड़े घन से होकर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा जी? Q बटे एप्सिलॉन। तो एक घन से होकर, एक घन से होकर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बोलो ना जी, बोलिए, बंद हो गया। Q बटे 8 एप्सिलॉन। अब एक घन से होकर के Q बटे 8 एप्सिलॉन, तो एक घन में भी 6 गो सतह होता है, तो एक सतह से होकर फिर 6 से भागा करेंगे, तो 8 6 48 नहीं हो गया।